Welcome student, good morning. I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today we will learn once again the second chapter, basic concept of national income. नेशनल इनकम के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको सीखे बिना आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेशक हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, हम जानते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके तीनों मेथड्स हमें पता हैं, उन तीनों मेथड्स को हम अप्लाई करना जानते हैं, वो सब कुछ ठीक है। फिर भी हमें जानना पड़ेगा नेशनल इनकम, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे जो कि थ्योरेटिकल बेस होते हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट आपने कर लिया, थ्योरी पार्ट अब आप करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट में पहला पार्ट जो था कल जो मैंने पढ़ा था वो डोमेस्टिक टेरिटरी आपको बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होती हैं और डोमेस्टिक टेरिटरीज में क्या इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीन्स होता है इकोनॉमिक फ्रंटियर, इकोनॉमिक फ्रंटियर या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल फ्रंटियर। जहाँ तक राजनीतिक आपका दायरा है वहाँ तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कहलाता हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, उसके मैंने एग्जांपल भी आपको बताए थे कि किन लोगों को हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में और किन को नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एयरक्राफ्ट एंड शिप्स का, जो कि इंडिया का है बट बिटवीन टू कंट्री रशिया और जापान के बीच में चल रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कहलाएगा। बेशक वो कहाँ पे चल रहा है, रसिया और जापान में, बट है वो कहाँ का, इंडिया का, एयर इंडिया का, तो इसलिए उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्मल रेसिडेंस। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन दिए थे, आपने क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपको आया या नहीं आया। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर आप समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो भी एक्सरसाइज होमवर्क आपको दिया जाता है, कोई भी टीचर आपको देता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको करें। पूरा नहीं कर सकते आप आधा करें, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम को शेयर करें। तो ये जब ये काम आप करना सीख जाओगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको बर्डन नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चों को ये बर्डन लग रहा होगा, टीचर से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, स्कूल नहीं जा पा रहे, पर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। तो मैं दूसरे पॉइंट से चालू करता हूँ। पहला पॉइंट तो हम पढ़ चुके थे डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया है मैंने, नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब क्या है? तो नॉर्मल रेजिडेंस एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी विशेष हो सकता है, या फिर एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और लिखा है ना मैंने, और जो आमतौर पे ऑर्डिनरली कहाँ पे रिसाइड करता है, इन द कंट्री, आमतौर पे उस कंट्री में रहता है, एंड हुज इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक जो उसका होता है उस कंट्री में होता है, यानी कि वो उस कंट्री से खरीदता है, बेचता है, खाता है, पीता है, वो सारा काम उसी कंट्री में करता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अगर इंडिया का कोई निवासी है और इंडिया में वो रहता है और इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उसको हम इंडियन बोलेंगे या नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब बात आती है इसके अपोजिट की कि किन को हम नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहते। वो कौन कौन से लोग हैं जो नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं आएंगे, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल रेजिडेंस की डेफिनेशन लिखना ये तो आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें आप लिख लोगे, कुछ 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाई इन दैट कंट्री, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। दैट इज नॉट इनफ, यू हैव टू गो मोर डीपली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच आर normal residents and which are not normal residents. So people who come in India as a foreign tourist and visitor like, तो they are not normal residents of company। वो सिर्फ यहाँ पे विजिट करने आए हैं, घूमने आए हैं या यहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके। नंबर 2, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी। जो भी एम्बेसी इंडिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, या जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो
या डिप्लोमैट्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, या फिर मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स आर्मी से रिलेटेड, वो सारे स्टाफ मेंबर जो कि फॉरेन के हैं, विदेशी हैं और इंडिया में हैं, पर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे। ओके, इसी तरह से आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट में मैंने बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड चलती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड है। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व की हेल्थ के बारे में डिटेल्स स्टडी करती है, तो इसको हम बोलते हैं WHO। तो अगर ये भी इंडिया में है और इसमें जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी इंडिया में, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कि विदेशी हैं, उनको, इंडियन को नहीं, इंडियन के भी कर रहे होंगे, 40% इंडिया के होंगे तो 60% फॉरेन के होंगे। तो फॉरेन में जो भी इंटरनेशनल लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंस में नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स यानी कि समुद्री जहाज होते हैं जो विदेशों में जाते हैं, उनमें जो क्रू मेंबर्स हैं, जो नाविकों के साथ जो मेंबर्स होते हैं, जो टीम होती है उनकी, या कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, या फिर सीजनल वर्कर्स हैं जो सीज़न टू सीज़न आते हैं इंडिया में और काम करते हैं और फिर चले जाते हैं सीज़न ऑफ होने के बाद, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे, उनको भी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे। एंड इसी तरह से लास्ट पॉइंट लिखा है बॉर्डर वर्कर, नाम से पता लग रहा है बॉर्डर वर्कर, ये बॉर्डर पे वर्क करता है, एक कंट्री से होते हैं और दूसरी कंट्री का बॉर्डर जुड़ा होता है, तो ये अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वापस फिर अपनी कंट्री में आ जाते हैं, है ना। बॉर्डर में काम किया दूसरी कंट्री में जाके और फिर से दोबारा से उसी कंट्री में आ गए जहाँ पे वो रहते थे, तो भी वो उसी कंट्री का रेजिडेंस कहलाएगा जहाँ पे वो रहता है, बेशक वो काम करने के लिए दूसरी कंट्री में जा रहा है। नेपाल का बंदा इंडिया में आता है, काम करता है इंडिया में और फिर वापस नेपाल चला जाता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ नेपाल कहलाएगा, ना कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो इससे इतनी बात तो पता लग जाती है कि आपको एक मिनट में आप पहचान लोगे कि कौन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया है या कौन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, आप उससे आंसर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है और कौन नहीं होता है। इसके बाद हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, लेट्स सी। तो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है सिटीजनशिप्स एंड रेजिडेंटशिप्स। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, लोग इनको सेम समझते हैं। सिटीजनशिप अलग होता है जबकि रेजिडेंटशिप्स अलग होता है। सिटीजनशिप्स किसको बोलते हैं? बॉर्न इन दैट कंट्री, जैसे जिस कंट्री में आपने जन्म लिया तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, ओके। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लीगली अप्लाई करेंगे वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए, और लॉ जो वहाँ का कानून है अगर वो अलाउ कर देता है तो आप उस कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, आप किसी भी कंट्री की नागरिकता ले सकते हैं। ग्रीन कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो ग्रीन कार्ड ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप से क्या मतलब है? रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, तो नाम से पता लग रहा है इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म कर रहा है एक पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडेंट। और एक और बात सेकंड पॉइंट में आप बता सकते हो क्या, एन इंडिविजुअल इज ए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इफ ही ऑर्डिनली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से लंबे समय तक उस कंट्री में रह रहा है, एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाई इन दैट कंट्री, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है जिस कंट्री में वो रह रहा है, बेशक वो किसी भी कंट्री का सिटीजन है, ये मैटर नहीं करता, वो रेजिडेंट का कहलाएगा कहाँ का, उसी कंट्री का जिस कंट्री में वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक चाइनीज़ है
जो कि इंडिया में एक साल से ज़्यादा रहता है, तो वो क्या कहेगा, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया, NRI, जिसको बोलते हैं NRI, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया, NRI। सुना होगा NRI आपने। बेशक वो सिटीजन, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है क्योंकि वो बाय बर्थ कहाँ पे बॉर्न है, चाइना में बर्न है, बट ही वर्क इन इंडिया। सो अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ वन कंट्री, एक व्यक्ति उसके पास सिटीजन किसी और कंट्री की हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। तो ये बात क्लियर होगी आपको। ओके, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्ड, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको लिस्ट बनवाई थी, तो वहाँ पे अपने पहला पॉइंट पढ़ा था क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंस। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। नॉर्मल रेजिडेंस मैंने आपको बता दिया, सिटीजनशिप आपको बता दिया, आपको रेजिडेंटशिप भी आपको मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम की। नाम से पता लग रहा है फैक्टर इनकम, जो फैक्टर की वजह से आने वाली इनकम है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम, उस इनकम को रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस आपने रेंडर की, किसी को सेवाएं दी आपने, और उसके बदले में आपको इनकम मिली, ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखे हैं, वैसे तो पता होगा आपको। यही वो चार चीज़ हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है। कोई भी प्रोडक्शन कर लो आप, कुछ भी प्रोडक्शन करो, आपको चार चीज़ें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इन चारों को मिला के ही प्रोडक्शन होता है। तो जब कोई हाउस होल्ड या फिर कोई भी पर्सन अगर इन चारों चीज़ों को देता है, तो उसके बदले में रिटर्न में भी कुछ लेता है, तो उस इनकम को बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। दिया और कुछ लिया, तो उसको बोला गया फैक्टर है, यानी कि ये टू साइड होगी, बाईलेटरल है, वन साइड नहीं है, दोनों साइड से है। एक साइड से जा रहा है तो दूसरी साइड से आ रहा है, एक साइड से मैंने जमीन दी, उस साइड से रेंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये भी बात इसलिए बताया मैंने कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। अब बात करेंगे हम इसके ट्रांसफ़र इनकम को। तो ट्रांसफ़र इनकम को ऐड नहीं किया जाता, क्यों, उसका रीज़न जानते हैं। पहले तो हम समझेंगे ट्रांसफ़र इनकम होता क्या है। तो नाउ द टॉपिक इज ट्रांसफ़र इनकम। व्हाट इज ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम तो आपको समझ में आ गई, जिसके बदले आपने कुछ फैक्टर दिया और उसके बदले आपको कुछ इनकम हुई। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। आपने कोई भी काम नहीं किया, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करी, फिर भी आपको इनकम मिल गई, तो उस इनकम को बोलेंगे हम ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। पहचानने का तरीका, ये फीचर्स है। ये कैसी होती है, यूनिलेटरल होती है। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड, एक तरफ से ही तो जा रही है, दूसरी साइड से तो कुछ मिल नहीं रहा। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ट्रांसफ़र इनकम जो भी होगी वो आपको ऐड नहीं करनी है। क्वेश्चंस में आपको लिख के आता है नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ओनली नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम ऐड नहीं होती, एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्शन एंड गुड्स नहीं बनता है, गुड्स एंड सर्विस नहीं बनता है। इसी वजह से हम इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। नेशनल इनकम में हम वही शामिल करेंगे जिनकी वजह से प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि कुछ उत्पादन किया हमने, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी प्रोड्यूस किया हमने। ओके, थर्ड पॉइंट इसका ये बता सकते हैं कि इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये आपको देश के अंदर भी मिल सकती है, हो सकता है ये आपको बाहर से भी आ जाए, तो भी हम इसको, तो इस तरह की इनकम को बोलेंगे ट्रांसफ़र इनकम। आपके किसी आपके रिश्तेदार ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको
बेंगलोर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको पैसा भेज दिया, आपने उसका रिटर्न में आपने कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नहीं करी, तो वो इनकम क्या कहलाएगी आपकी? ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हुई है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो, ओल्ड एज पेंशन होती है, सरकार पैसा देती है ना ओल्ड एज में, तो क्या उनसे वो कुछ काम करवाती है? नो। स्कॉलरशिप मिलती है स्कूल्स में, तो क्या उसके बदले में कुछ काम किया जाता है? नो। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बहुत सारे कंट्री तो ऐसे हैं जो बेरोजगारों को भत्ता देते हैं, है ना, ताकि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीने के लिए सर्वाइवल वाली सिचुएशन है, वो पूरी होती रहे। और पॉकेट मनी जो आपको मिलती है घर से, वो इनकम नहीं है, वो कमाई नहीं है आपने, समझ रहे हो ना? वो इनकम कैसी है? वो ट्रांसफ़र इनकम है, वो किसी के बिना आपको कुछ किए आपको मिल गई है, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसफ़र इनकम। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था, तीसरा टॉपिक मैंने वो क्लियर कर दिया, फैक्टर इनकम, और इससे पहले वाला टॉपिक भी नॉर्मल रेजिडेंस। तो आपके ये 2 टॉपिक हो गए, बाकी के और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, पसंद करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।